हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पे जो कि सीटेट के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है, अर्थात बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है, इसके विषय में पूछा गया है। और यहाँ पे कथन सबसे ए में कहा गया है कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निश्चित होती है, या फिर कहा गया है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षाओं के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, या फिर कहा गया है कि बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषता है, या डी में कहा गया बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने बाइलिंगुअल अर्थात इंग्लिश में भी लिख दिया है, जहाँ पे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं जो कि इंग्लिश में केवल यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे आपको डी वाला इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, अर्थात तो बहुबुद्धि आयाम तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। इसी के सहायता से हम क्या है बुद्धि के बारे में सही अंदाजा लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको डिटेल्स यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें विकल्प ए में कहा गया है कि यह कहना गलत है कि बुद्धि सिर्फ जन्म से तय होती है, क्योंकि ऑप्शन में कहा गया था कि जन्म से बुद्धि को निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल कहना गलत है क्योंकि बुद्धि को जन्म के समय ही निर्धारित नहीं किया जा सकता। वहीं पे बुद्धि अनुशीलन, अनुभव, परिवेश और शिक्षा से प्रभावित होती है। वहीं पे ऑप्शन बी जो हमारा था उसमें कहा गया था केवल मानकीकृत परीक्षाओं से बुद्धि के सभी पहलुओं को पूरी तरह से मापना संभव नहीं, क्योंकि ऐसा गलत है कि आप परीक्षाओं की सहायता से बुद्धि को पूरी तरीके से माप सकते हैं। ये बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि बुद्धि अनेक जटिल योग्यताओं और प्रक्रियाओं का एक समूह होता है। वहीं पे बात करते हैं ऑप्शन सी में कहा गया था कि बुद्धि केवल एक आयाम या गुण नहीं है, बल्कि इसमें तर्क, विश्लेषण, कल्पना, समस्या समाधानों जैसी बहुत सारी क्षमताएं एक साथ होती हैं। और डी ऑप्शन जो था जहां पे कहा गया आज के मनोविज्ञान की मान्यता के अनुसार बुद्धि बहुआयामी होती है, जिसमें कई प्रकार की मानसिक योग्यताएं शामिल होती है, कौशल है, व्यवहारिक क्षमताएं शामिल होती हैं। इसलिए यह विकल्प सबसे उपयुक्त और वैज्ञानिक है। इस आधार पर बुद्धि के बारे में सही उत्तर हमारा डी हो जाता है, क्योंकि बुद्धि आधुनिक, समावेशी और व्यवहारिक परिभाषा को दर्शाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और इसके अंदर हमने बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। अब यहाँ पे रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, तो ऑप्शन यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले में कहा गया है कि सृजनात्मक विचारक के रूप में ये करती है, या अभिसारी विचारक के रूप में करती है, या आन्यन विचारक के रूप में करती है, या आत्म केंद्रित विचारक करती है। अर्थात रूही एक लड़की है जो कि समस्या के एकाधिक अर्थात एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। तो इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे बाइलिंगुअल में अगर बात करें तो रूही ऑलवेज थिंक्स अबाउट मल्टीपल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, अर्थात एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस के विषय में थॉट करती है। मैनी ऑफ दिस सॉल्यूशंस आर ओरिजिनल विच क्वालिटी इज रुचि डिमोन्स्ट्रेट, अर्थात किस क्वालिटी को रुचि यहाँ पे जो है रूही डिमोन्स्ट्रेट करती है। अब यहाँ पे अगर बात करें इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका आप देख सकते हैं इसका ए वाला हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग अर्थात सृजनात्मक विचारक के रूप में यहाँ पे वो जो है प्रदर्शन कर रही है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से समझते हैं इसका क्या सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। तो डिटेल से सॉल्यूशन की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सृजनात्मकता, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है। तो सृजनात्मक विचार वे होते हैं जो किसी समस्या के अनेकों मौलिक एवं नवीन समाधान
समाधानों की कल्पना कर सकते हैं। ऐसी सोच में जिज्ञासा, मौलिकता और नए दृष्टिकोणों को अपनाने की क्षमता होती है। प्रश्न में कहा गया है कि रूही हमेशा समस्याओं के कई समाधान सोचती है और वे मूल भी होते हैं। यह सृजनात्मकता की पहचान है। आविष्कारी में बात किया था कन्वर्जेंट क्या होता है, अभी हम यहाँ पे क्रिएटिव यहाँ पे थिंकिंग की बात की है। अब थोड़ा सा अगर बात की यहाँ पे कन्वर्जेंट अर्थात आविष्कारी विचारक क्या होते हैं, तो समस्या का केवल एक ही सर्वश्रेष्ठ समाधान खोजने का प्रयास यहाँ पे किया जाता था। जब समस्या का केवल एक समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। वहाँ पे अगर बात करें एक्सक्लूसिव थिंकिंग क्या होती है, तो एक्सक्लूसिव थिंकिंग था अन्य विचारक की धारणा इस संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। अब यहाँ पे बात करें आत्म केंद्रित विचारक क्या होते हैं, तो केवल अपनी इच्छाओं और हितों पर केंद्रित होता है, ना कि समस्या समाधान की विविधता पर। तो इसलिए रूही का व्यक्तित्व सृजनात्मक विचारक के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि वह समस्याओं के अनेक और मौलिक समाधानों को सोचती है। इस प्रकार से ऑप्शन इसका यहाँ पे मौलिक और यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग से साथ चला जाता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इस वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कहने का मतलब जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही हो तो उसमें कुछ वंचित समूह हो जो कि संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने पे क्या स्थिति हो, तो उसमें बच्चों जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, या फिर इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, या इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, या कहा गया है कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। अब यहाँ पे आप सोचो कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जब तक यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूँ कि इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफ स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप्स पार्टिसिपेट लेस व्हाट शुड आवर टीचर डू। क्या कहे, आस्क चिल्ड्रन टू लीव द स्कूल, accept a situation as it is, lower the expectation from the student, reflect on the teaching method and look for new ways to improve students participate। तो यहाँ पे अगर बात करें इसका करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको डी वाला देखने को मिल जाएगा, जिसमें कहा गया कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए, बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीकों को भी यहाँ पे ढूंढना चाहिए, अर्थात बच्चों में कैसे विकास होगा उससे संबंधित उनके लिए नए नए तरीकों को यहाँ पे ढूंढना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं इसका डिटेल से सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे जो विकल्प ए में कहा गया है कि बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, ये बिल्कुल भी बात गलत है। क्या जब समस्या है तो कह देना चाहिए कि बच्चों आप स्कूल, बिल्कुल न, गलत बात है, क्योंकि ये क्या है, एक अनैतिक तरीका है, बल्कि इससे उनकी शिक्षा का अधिकार भी छीन जाएगा। यह किसी भी शिक्षक या समाज की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ऑप्शन बी में कहा गया था केवल स्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अगर स्थिति जैसी है उसी को आप स्वीकार करेंगे तो समाधान कैसे होगा। इससे बच्चों को सुधारने और प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी से शिक्षक भाग नहीं सकते हैं। फिर ऑप्शन सी में कहा गया है कि अपेक्षाओं को कम कर देने से बच्चों का आत्मविश्वास और शिक्षा के प्रति रुचि दोनों प्रभावित होंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि क्या अपनी जो है अर्थात उनके प्रति जो होती है यहाँ पे अपेक्षाएं जो है वैसे छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अपेक्षाओं कम करने से शिक्षा के प्रति रुचि उनकी बच्चों की कम हो जाएगी। इससे उनकी क्षमता और भविष्य की संभावनाएं भी क्या हो जाएंगी, सीमित हो जाएंगी। अब लास्ट ऑप्शन में कहा गया था एक समर्पित और उत्तरदायी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह अपनी शिक्षण शैली में सुधार लाए, अर्थात जो समस्या आ रही उसके कारण वो अपने जो शिक्षण पद्धति उसने अपनाई थी उसके अंदर वो सुधार करे, शिक्षण को बच्चों के अनुसार अनुकूल बनाए, अर्थात जिस कारण से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे ऐसा वातावरण बनाए जिससे बच्चे अच्छे से उसको पढ़ पाएँ, और सहभागिता बढ़ाने के लिए नवाचार की खोजें करें। इससे वंचित समूह के विद्यार्थी में मुख्य धारा में आ सकते हैं और उनकी भागीदारी बढ़ सकती है। इसलिए सबसे उपयुक्त यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है डी वाला करेक्ट बैठ जाता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं,
जिसमें कहा गया है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को कैसा अपनाना चाहिए, कि तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित तो होना चाहिए। अर्थात जहाँ पे एक समावेशी कक्षा हो रही हो या समावेशी कक्षा हो, उसके अंदर किस प्रकार की योजना यहाँ पे बनाना है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इंग्लिश में बात करें तो इन एन एक्सक्लूसिव क्लासरूम आर टीचर शुड प्रिपेयर स्पेसिफिक एजुकेशन प्लान्स। क्या होना चाहिए? शुड नॉट प्रिपेयर देम, शुड प्रिपेयर देम, शुड एक्टिवली प्रिपेयर देम, या शुड बी डिस्करेज टू प्रिपेयर देम। अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा सी, क्योंकि जब भी अगर आप सीडीपी के क्वेश्चन करते हैं तो बच्चे को हमेशा एक्टिव वाले क्वेश्चन वाले ही करेक्ट जाएंगे। तो यहाँ पे एक्टिवली इस वाले ऑप्शन सी में दिया गया, इसलिए हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा था, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम डिटेल से भी समझ लेते हैं क्या इसका मतलब है। तो समावेशी जो हमारी कक्षा होती है का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी छात्र चाहे वे अलग अलग क्षमताओं के हों, आवश्यकताओं के या पृष्ठभूमि के हों, शिक्षा में समान रूप से भाग लें और विकसित हों। समावेशी का मतलब यही होता है कि चाहे वो बच्चे जिस धर्म से आते हों, चाहे जिस जात से आते हो, अलग अलग हो, लेकिन उनको सभी को एक साथ लेके शिक्षा देना ही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा या कक्षा कहलाती है। ऐसी कक्षा में शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार शैक्षिक योजनाएं बनाएं। अर्थात मान लिया कोई बच्चे थोड़ा सा उनको सुनने में प्रॉब्लम है या किसी को देखने में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए अलग अलग यहाँ पे क्या करना चाहिए? इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान भी बनाने चाहिए, जिससे सभी को उचित प्रकार की संभावनाओं, उचित प्रकार की सहायता, संसाधन और अवसर मिल सके। यदि शिक्षक विशिष्ट योजनाएं सक्रिय रूप से तैयार करते हैं तो इससे बहुत से विद्यार्थियों को सीखने में मदद मिलेगी, भिन्न भिन्न योग्यताओं और रुचियों को समायोजित किया जा सकेगा और समावेशी माहौल बनेगा। वहीं पे थोड़ा सा आगे बात करें, यदि शिक्षक योजनाएं नहीं बनाते हैं या सिर्फ कभी कभी बनाते हैं तो छात्रों की विविध आवश्यकताओं की उपेक्षा हो जाएगी, अर्थात बहुत सारे कार्य यहाँ पे छूट जाएंगे। तो योजनाएं बनाने से हतोत्साहित होना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि यह समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के विपरीत है। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो था वो सबसे अच्छा यहाँ पे सी वाला करेक्ट बैठता है। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि पठन विफल बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं। अर्थात जो पठन विफल में होते हैं, अर्थात तो जिनको सिम्टम होते हैं रीडिंग फेल्यूर जिनके अंदर प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर क्या देखा जाता है कि न्यून अवधान विकार होते हैं, या अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता होती है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है, एक ही गतिविधि के कार्य को बार बार दोहराने की। अर्थात तो जो बच्चे रीडिंग फेल्यूर वाले होते हैं उनके अंदर कौन सी समस्या होती है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो यहाँ पे हो जाएगा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग है तो रीडिंग का मतलब होता है पढ़ने, तो अर्थात यहाँ पे धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होगी, अर्थात इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, अर्थात तो क्या है कंटिन्यूस रूप से पढ़ नहीं पाते। तो ऐसे विद्यार्थी जो कंटिन्यूस रूप से पढ़ नहीं पाते हैं उनके अंदर क्या होता है? ये पठन विफल की समस्या होती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स इस पे अगर बात करें तो पठन विफल जो होता था, रीडिंग फेल्यूर होता है, उन बच्चों के लिए कहा जाता है जो अपनी कक्षा के मानक अनुसार पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं और उनकी पढ़ने की गति या समझ अन्य बच्चों के मुकाबले कमजोर होती है। अर्थात तो जैसे कि मान लो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे किसी चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन उसमें से अगर एक बच्चा ऐसा है जो नहीं समझ पा रहा, तो इसका मतलब है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से बच्चे क्या होते हैं? रीडिंग फेल्यूर कहे जाते हैं। इन बच्चों में सबसे प्रमुख लक्षण यह पाया जाता है कि वे पढ़ने में धारा प्रवाहता नहीं ला पाते या शब्द वाक्यों को सही गति व समझ से नहीं पढ़ पाते हैं। विकल्प इसलिए यहाँ पे ए और बी इन लक्षणों के पूरक या सहायक हो सकते हैं, पर मुख्य लक्षण धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है। और डी में बात करें जो कहा गया था, जहाँ पे कहा गया बार बार कार्य को दोहराना आमतौर पर यह पठन विफलता का विशेष लक्षण नहीं है। इस प्रकार पठन विफल बच्चों का सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण लक्षण है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि शिक्षा का अधिकार अर्थात RTE
2009 में उल्लेखित किया गया है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है। अर्थात जो आरटी एक्ट है 2009 उसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है, इससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहा गया व्यवहारवादी सिद्धांत पे, आसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण अभिव्यक्ति या अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, या मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके आसक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। इसी प्रकार से इसी क्वेश्चन को यहाँ पे बाइलिंगुअल बात करें तो यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो इसका डी वाला ऑप्शन है, मुख्यता जो होता है व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके आसक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना होता है। अब थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं कि ये हमारा क्या यहाँ पे कहा गया है। तो समावेशी जो शिक्षा होती है का मूल आधार है कि प्रत्येक बच्चे को भले ही उसकी क्षमता, अक्षमता, सामाजिक पृष्ठभूमि या अन्य कारकों में कोई भी हो, बराबरी का शिक्षा का अधिकार देना। यही दृष्टिकोण मानवतावादी कहलाता है, ह्यूमैनिटेरियनिज्म कहलाता है सिद्धांत, और अधिकार आधारित राइट्स बेस्ड होता है, विचार पर टिका है, जिसमें शिक्षा एक मौलिक अधिकार मानी जाती है और हर छात्र को मुख्य धारा में सम्मिलित करने पर बल दिया जाता है। अन्य विकल्प यहाँ पे जैसे कि ABD सहायक या पुराने दृष्टिकोण हो सकते हैं, किंतु आधुनिक समावेशी शिक्षा की सबसे असक्त और विविध रूप से अगर समर्थ अवधारणा की बात करें तो हमारा सी वाला करेक्ट है। इसलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है हमारा 2009 जिसे समावेशी शिक्षा की बात की गई है, वह जो है अधिकार आधारित मानवता के परिचय पर आधारित है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया जिसमें कहा गया है कि संरचनावादी दृष्टि में अधिगम प्राथमिक रूप से है क्या है, यंत्रवत याद रखने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया है जिसमें कहा गया है इन द कंस्ट्रक्टिव व्यू लर्निंग इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द रोट मेमोराइजेशन। जहाँ पर भी रोट मेमोराइजेशन की बात की जाती है वो तो हमारा ऑप्शन हमेशा इनकरेक्ट जाता है, इसलिए इसको तो हम पहले यहाँ पे इनकरेक्ट मान सकते हैं। फिर यहाँ पे बी में कहा गया फोर्स डाउन द री इन्फोर्समेंट इस पे, फिर इसके बाद सी में कहा गया एक्वायर्ड थ्रू द एसोसिएशन, और डी में कहा गया फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी वाला, जिसमें कहा गया अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो इस प्रकार से इसका थोड़ा सा अगर हम डिटेल से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे समझें तो संरचनावाद जो कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है, शिक्षा और अधिगम का वह दृष्टिकोण है जिसमें यह माना जाता है कि विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, वे अपनी पूर्व ज्ञान, अनुभव और संदर्भ के आधार पर नए अर्थ तैयार करते हैं। इसमें अधिगम का केंद्र बिंदु समझ होता है अर्थात अंडरस्टैंडिंग होता है, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें यंत्रवत याद करना अर्थात रोट मेमोराइजेशन या केवल प्रबलन, तो जब भी यहाँ पे चाहे रीइंफोर्समेंट की बात की जाए, चाहे रोट मेमोराइजेशन की बात किया जाए या अनुबंधता एसोसिएशन की बात किया जाए, तो ये सभी पुराने पारंपरिक और व्यवहारवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं हैं, ना कि संरचनावादी दृष्टिकोण की विशेषताएं हैं। अतः संरचनावादी दृष्टिकोण में अधिगम मुख्य रूप से अवबोधन, समझ व अर्थ निर्माण की प्रक्रिया पर आधारित होता है, जिससे विद्यार्थी स्थायी और गहरे ज्ञान का विकास कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जिसमें कहा गया है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अर्थात कोई बच्चे हैं, उन्होंने बहुत सारी घटनाओं को देखा है, उसके आधार पे एक इन्होंने सिद्धांत बनाया है, तो उसमें शिक्षिका को क्या करना चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, या बच्चों को दंडित करना चाहिए, या बार बार याद कराने के द्वारा एक सही सिद्धांत को बदल देना चाहिए, या फिर कहा गया है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन की अगर हम बात करें सही ऑप्शन क्या होगा, तो सबसे पहले है कि बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अनदेखा तो कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया बच्चों को दंडित करना, बच्चों को दंडित कभी भी नहीं करना चाहिए, ये भी बात गलत हो जाएगी। बार बार याद करना था, तो यहाँ पे रोट लर्निंग की बात की जाए तो इसलिए सी वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल और केवल हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
थोड़ा सा अगर डिटेल से बात करें यहाँ पे, तो बच्चों द्वारा बनाए गए सहज अनुभव आधारित सिद्धांत उनकी सोच, अवलोकन और अनुभव के परिणाम होते हैं। ये हमेशा वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होते हैं। एक शिक्षक का सकारात्मक कर्तव्य है कि वह बच्चों की पूर्व धारणाओं व विचारों को सतर्कता से सुने और समझे, किंतु बिना आलोचना या अनदेखी किए। जब बच्चों की धारणाएं गलत या अधूरी हों तो उन्हें केवल सही तथ्य बार बार बताकर नहीं बदला जा सकता है। सर्वोत्तम तरीका यह है कि शिक्षिका प्रतिकूल प्रमाण प्रयोग व वास्तविक जीवन से लिए गए उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को सोचने, पूछने और अपनी समझ की समीक्षा के लिए प्रेरित करें। इससे वे स्वयं अपनी पुरानी धारणाएं बदल सकते हैं और गहरी समझ विकसित कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए, बी और सी तीनों ही इनकरेक्ट होते हैं। केवल और केवल यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आज का हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना या वर्गीकरण। तो यहाँ पे पहले अगर वो ऑप्शन पे बात करें तो ये पहला तो हमारा वैसे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल जो होता है पाठ्य पुस्तक के अर्थात यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे बात की गई, तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो जाएगा। वहीं पे बात करें बी वाले में, तो बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि बच्चों के जब विचारों को, उनके थॉट को अगर आप प्रमुखता देंगे तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके वाला यहाँ पे सी में बात करें यंत्रवत याद करना, ये भी गलत हो जाएगा। और योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, ये तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को क्या किया गया है, एबिलिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से बात करें तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र वह शिक्षण दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षार्थी को केंद्र में रखा जाता है और उनके अनुभव, रुचि, आवश्यकताएं और सक्रिय भागीदारी पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें यह माना जाता है कि हर छात्र की सीखने की गति, पृष्ठभूमि और समझ अलग अलग होती है, इसलिए पाठ्यक्रम और अध्यापन उनके अनुभवों को जोड़कर बनाया जाना चाहिए। केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता या रटकर याद करना शिक्षण के पारंपरिक तरीकों की पहचान है, ना कि छात्र के केंद्रीय शिक्षा की पहचान। शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक और सहायक होती है, जो बच्चों के अनुभवों, जिज्ञासा और विचारों को महत्व देती है, जिससे सीखना सार्थक और आनंददायक बनता है। अब बात करें यहाँ पे लास्ट में, तो योग्यता के आधार पर वर्गीकरण करना, ये भी बिल्कुल बात गलत हो जाती है, क्योंकि अलग अलग बच्चों को अगर आप वर्गीकरण करेंगे तो शिक्षा में यहाँ पे बाधा उत्पन्न होगी। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन केवल यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आज का जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश डैश हैं, पूर्णतः अलग, स्वतंत्र, संबंधित नहीं। इसी को इंग्लिश में यहाँ पे कहा गया है कि इमोशन एंड कॉग्निशंस आर ब्लैंक स्थान है फ्रॉम ईच अदर, कंप्लीटली सेपरेटेड, इंडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड या नॉट रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अगर इमोशन और कॉग्निशन था, जो हमारे संवेग और संज्ञान होते हैं, तो ये कंप्लीटली सेपरेट तो है नहीं एक दूसरे से, इसलिए ऑप्शन हमारा ए इनकरेक्ट हो जाएगा। वहीं पे बात करें इंडिपेंडेंट है, ए भी हमारा यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र की बात कर रहा है। यहाँ पे बात करें इंटर रिलेटेड, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड, अर्थात आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ पे लास्ट में भी नॉट रिलेटेड था। यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और डी तीनों लगभग एक ही चीजों के विषय में बात कर रहे हैं, केवल यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी अलग कह रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से बात करें तो मनोविज्ञान के अनुसार संवेग और संज्ञान दोनों व्यक्ति के मानसिक जीवन के महत्वपूर्ण भाग हैं और ये आपस में गहरे जुड़े रहते हैं। संज्ञान में सोच, तर्क, स्मृति, निर्णय आदि प्रक्रियाएं आती हैं, वहीं संवेग में मनोभाव, भावनाएं और एहसास सम्मिलित होते हैं। अनेक शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि भावनाएं न केवल सोच और निर्णय में प्रभाव डालती हैं, बल्कि सोच विचार में भी हमारे संवेगी अनुभवों को बदल सकते हैं। इसलिए संवेग और संज्ञान को अलग या केवल स्वतंत्र कहना गलत है, वे एक दूसरे से गहराई से संबंधित होते हैं।
तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा कहना है कि जो हमारे यहाँ पे संवेग है अर्थात तो और संज्ञान दोनों एक दूसरे से आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाता है। तो अगले वीडियो मिलेंगे इसी टाइप के और कुछ टॉप 10 क्वेश्चन पे बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।